Hello and welcome to the YouTube channel of विक्रमादित्य क्लासेस। आई एम अमरजीत कश्यप और मैं हाजिर हूँ हमारे अगले लाइफ प्रोसेस के साथ जिसका नाम है रेस्पिरेशन। हमारे पिछली वीडियो में हमने देखा था कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है और अलग अलग लाइफ प्रोसेस कौन से हैं। हमने देखा और सीखा कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, ह्यूमन डाइजेशन में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है और कैसे होता है। और हमारे इस वीडियो में हम देखेंगे और सीखेंगे हमारे अगले लाइफ प्रोसेस को जिसका नाम है रेस्पिरेशन। और साथ ही साथ हम इस वीडियो में जानेंगे कि रेस्पिरेशन होता क्या है, रेस्पिरेशन में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, रेस्पिरेशन ह्यूमन ऑर्गन्स में कौन कौन से ऑर्गन्स को यूज करके होता है, और साथ ही साथ अंत में हम जानेंगे प्लांट रेस्पिरेशन के बारे में भी थोड़ा बहुत, है ना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन होता क्या है ना। आमतौर पे अगर मैं बोलूं तो सांस लेना और सांस छोड़ना रेस्पिरेशन है। अमूमन हम यही समझते हैं और हमारे बच्चों में भी कहीं ना कहीं ये मिसकंसेप्शन होता है कि महज सांस लेना और सांस छोड़ना ही रेस्पिरेशन है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। देयर आर वे मोर थिंग्स देन दिस, है ना। इसमें और भी बहुत सारी चीजें होती है। क्या क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या है, कैसे होता है और कौन कौन से स्टेप्स इसमें है, ये सारी चीजों को हम अभी डिटेल से समझेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल विद द डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन। मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं बोर्ड पे और उसे मैं एक्सप्लेन करता हूं। ओके, सो रेस्पिरेशन इज द process by which our body obtains energy, है ना। अब आप बोलोगे यार सर ये क्या लिख दिया आपने, तो रेस्पिरेशन में तो हम जान रहे थे कि सांस लेना और सांस छोड़ना, भी एनर्जी की बात कहां से आ गई इसमें, है ना। तो इसी को हम क्लैरिफाई करेंगे, है ना। रेस्पिरेशन को अच्छे से समझेंगे। रेस्पिरेशन सिर्फ सांस लेना और सांस छोड़ना नहीं है। अगर वास्तविक तौर पे हम बात करें तो रेस्पिरेशन का असली मतलब होता है हमने जो फूड लिया है ना उसे ऑक्सीजन के साथ यूज करके एनर्जी ऑब्टेन करना, है ना। इस प्रोसेस को कहते हैं हम रेस्पिरेशन। कैसे होता है ये प्रोसेस, कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं हमारे बॉडी में, आइए देखते हैं। इसको समझने के लिए हम इसे दो पार्ट में करके समझते हैं, है ना। जरूरी नहीं है कि हम सारी चीजों को लेकर एक साथ चलें और एक बार कंफ्यूज कर जाए, हम उसे तोड़ सकते हैं, है ना। एंड दैट इज व्हाट आई हैव डन ओवर हियर। मैंने रेस्पिरेशन को दो पार्ट में बांट दिया है ताकि आप लोगों को आसानी से इसे समझा सकूं। ओके, रेस्पिरेशन को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, है ना। पहला जो होगा हमारा उसे हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के तौर पे, है ना। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और दूसरा पार्ट होगा हमारा इंटरनल रेस्पिरेशन, है ना। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या पढ़ेंगे हम? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में जो हम अब तक जानते आए हैं कि सांस लेना, है ना, सांस लेना एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है, उसे हम स्टडी करेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में, जिसे क्या कहते हैं? ब्रीदिंग। क्या कहते हैं? ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में क्या क्या होता है भैया? इनहेलेशन होता है इसमें, है ना। इनहेलेशन आपने 7-8 में पढ़ रखा होगा। इनहेलेशन होता है और उसके बाद क्या होता है? एक्सहेलेशन, है ना। एक्सहेलेशन, ठीक है। तो ब्रीदिंग करते हैं ना हम, तो उसको इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दो पार्ट में जानते हैं। ऑक्सीजन रिच एयर को इनहेल करने को इनहेलेशन कहते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को एक्सहेल करना, बॉडी से थ्रो आउट करने को, प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सहेलेशन, ठीक है। इसे देखेंगे और समझेंगे कि ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम में ब्रीदिंग कैसे काम करता है और कैसे ये एग्जीक्यूट होता है।
अब बात आ गई इंटरनल रेस्पिरेशन में। तो इंटरनल रेस्पिरेशन में हम क्या पढ़ेंगे? इंटरनल रेस्पिरेशन में हम पढ़ेंगे वो रेस्पिरेशन जो सेल्यूलर लेवल पे होता है ना। हमारे शरीर में जो बहुत सारे सेल्स है ना, हमारा हर एक सेल रेस्पायर करता है ना। तो उन सेल के लेवल पे जो रेस्पिरेशन होता है ना, उसे समझेंगे हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन में या फिर इंटरनल रेस्पिरेशन में। तो इंटरनल रेस्पिरेशन में हम पढ़ेंगे सेल्यूलर रेस्पिरेशन को, है ना। अब स्टार्ट करते हैं चीजों को देखने, है ना, कि कैसे प्रोसेस पूरा स्टार्ट होता है और कैसे कैसे क्या चीजें होती है इस पूरे प्रोसेस में, है ना। उसके बाद हम इसे वन बाय वन डील करेंगे। तो रेस्पिरेशन को अच्छे से समझने के लिए मैंने इसे दो पार्ट में कर दिया है, एक एक्सटर्नल और दूसरा इंटरनल। और अब इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए मैंने यहाँ पे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम बना लिया है। तो सबसे पहले इसे लेबल कर लेते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स हमारे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व है उसे जान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे टॉप पे होता है हमारा नॉस्ट्रिल्स, है ना। देन यहाँ पे हमारा थ्रोट जिसे हम कहते हैं फेरिंक्स, है ना। ठीक उसके नीचे, उसके थोड़ा सा नीचे में हमारा होता है साउंड बॉक्स जिसे हम कहते हैं लैरिंक्स, है ना। ओके, देन ये यहाँ पे जो है ना लाइन, ये डॉटेड लाइन टाइप स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहे हैं, सी शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं ये, इसका नाम है ट्रैकिया, है ना। ओके, एंड ऑफ कोर्स लंग्स। देन ये जो ट्रैकिया या फिर ये जो पूरा विंड पाइप बाइसेक्ट हो रहा है ना, डिवाइड हो रहा है ना दो पार्ट्स में, उसे कहते हैं हम ब्रोंकाई। क्या कहते हैं? ब्रोंकाई। ओके, और फिर ये लंग्स में जाने के बाद ये जो दोनों ब्रोंकाइज है ना, वो बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं ना, और छोटे छोटे हॉलो स्ट्रक्चर्स में डिवाइड होते हैं, जिन्हें कहते हैं हम ब्रोंक्यूल्स, है ना। क्या कहते हैं? ब्रोंक्यूल्स। एंड फाइनली ये ब्रोंक्यूल्स का जो एंड होता है ना, वो एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, जिसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स कनेक्टेड होते हैं। तो फाइनल एंड जो होता है ना, वो होता है ये बलून लाइक स्ट्रक्चर जिसका नाम है एल्वियोलाई, है ना। क्या है? एल्वियोलाई। ठीक, तो मतलब कहने का ये है कि एयर जो हम इनहेल करते हैं, है ना, ऑक्सीजन रिच एयर, उसके साथ क्या होता है, और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर एक्सहेल करते हैं वो कहां से आता है, वो समझना है हमें इस पूरे प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, एक पार्ट यहाँ पे ये हमारा डायफ्राम जो है ना। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को एकदम शुरू से देखते हैं कि कैसे ये इनिशिएट होता है और हमारा एयर जो ऑक्सीजन रिच है वो कहां कहां से जाके वो क्या क्या चीजों को एग्जीक्यूट करता है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा ये जो डायफ्राम होता है ना, डायफ्राम ये सबसे पहले क्या करता है, ये इस जगह पे होता है ना, तो ये क्या करता है, हमारे लंग्स को पुश करता है, हमारे चेस्ट को अपवर्ड पुश करता है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या होता है, हमारे चेस्ट में, हमारे लंग्स में वॉल्यूम बढ़ जाती है ना, और उसके कारण हम क्या करते हैं, एयर इनहेल करते हैं यहाँ से। ठीक है, हमारे नोज से हम एयर को इनहेल करते हैं। तो जब हम नोज से एयर इनहेल करते हैं तो हमारे नोज में छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, है ना, जिनको कहते हैं नोस्ट्रिल्स, है ना। तो वो क्या करते हैं, उनका काम है हमारे एयर को प्यूरिफाई करना। एयर में जितने भी डस्ट पार्टिकल्स है ना, उन्हें वो वहीं पे रोक देते हैं। साथ ही साथ वहां पे म्यूकस भी होता है जो वो भी सेम काम करता है ना, हमारे एयर से थोड़ा जो भी डस्ट पार्टिकल हो उसे वो रोक देता है वहीं पे। उसके बाद हमारे नॉस्ट्रिल से एयर हमारे फेरिंक्स में पहुंचता है, फिर उसके बाद लैरिंक्स के थ्रू ट्रैकिया में। ट्रैकिया जो है वो एक सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग होता है ना, और इसका फंक्शन ये है कि ये इंश्योर करता है कि एयर प्रॉपरली हमारे लंग्स को पहुंचे, है ना। तो ट्रैकिया से
एयर कहां पहुंच गया, उसके नीचे ब्रोंकाई में, और ब्रोंकाई से डिवाइड होके एयर कहां जाएंगे, हमारे दोनों लंग्स में। लंग्स में ना ब्रोंकाई जो है वो बहुत ज्यादा डिवाइड हो जाते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे ब्रांचेस में, और उन्हें क्या कहते हैं हम, ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल्स अल्टीमेटली एंड कहां पे करते हैं, एल्वियोलाई में, है ना। तो ये फाइनल डेस्टिनेशन है, ये एल्वियोलाई जो है ना, यहाँ पे एयर को पहुंचना होता है ना, ताकि ऑक्सीजन जो उसमें है उसे यूज कर लिया जाए। अगर इस एल्वियोलाई को हम जूम करके देखें ना, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है ना, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, और इसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स कनेक्टेड होते हैं, है ना। तो जैसे ही एयर यहाँ पहुंचेगा वहां पे ब्लड का काम फिर शुरू होगा, है ना। तो जैसे ही हमने इनहेल करा, है ना, तो नॉस्ट्रिल, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल से हमारा एयर कहां पहुंच गया, एल्वियोलाई में, है ना। एल्वियोलाई जो है ना वो एक थिन डेलिकेट बलून लाइक स्ट्रक्चर है ना, जो प्रोवाइडेड रहता है, सपोर्टेड रहता है बहुत सारे ब्लड वेसल से। जैसे ही एयर यहाँ पे पहुंचता है ना, वहां पे ब्लड का काम शुरू होता है ना। एल्वियोलाई में हमारा एयर आ गया है, अब उसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स हैं, है ना। हमारे ब्लड में एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। आपने पहले सुन रखा होगा ये नाम। ये हीमोग्लोबिन का फंक्शन है, ये ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी करता है ना। तो जैसे ही हमने जो एयर इनहेल करा वो एल्वियोलाई में पहुंचा, तो यहां से हमारा जो ब्लड है जिसके आरबीसी में हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन जो है ना वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है यहां से, और अपने साथ ब्लड में वो जो ऑक्सीजन यहां तक पहुंचा उस ऑक्सीजन को लेकर कहां चला जाता है, बॉडी के डिफरेंट सेल्स में। कहां चला जाता है, बॉडी के डिफरेंट सेल्स में, है ना। तो यहां पे हो गया हमारे रेस्पिरेशन का आधा काम, ठीक है। फिर से देख लो एक बार, शायद थोड़ा समझने में दिक्कत होता है। तो भैया हमारा डायफ्राम जो है ना उसने क्या करा, लंग्स को, चेस्ट को ऊपर पुश करा, है ना। तो फिर एज अ रिजल्ट हमने क्या करा, एयर इनहेल करा, वो एयर इस फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई तक पहुंची, और एल्वियोलाई जहां पे बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें, उस ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन कैरियर होता है। तो वो हीमोग्लोबिन जो है ना एल्वियोलाई में से ऑक्सीजन को खींचता है, अपने साथ बाइंड करता है, और क्या करता है, लेके चला जाता है कहां पे, अलग अलग सेल्स में, हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स है वहां तक क्या पहुंचाता है, ऑक्सीजन को, ठीक है। तो भैया हमने जो एयर इनहेल करा है ना वो कहां तक पहुंच गया है, सेल तक पहुंच गया है। तो ये ब्रीदिंग जो हुआ ना, जो हम अभी तक जानते आए हैं कि फिर सांस लेना और सांस छोड़ना ही बस इनहेलेशन होता है, ये रेस्पिरेशन का एक पार्ट है ना। यहां तक जो हुआ ब्रीदिंग ना, ये हाफ है ना। उसके बाद भी बहुत सारी चीजें होती है ना। और उसके बाद क्या होता है रेस्पिरेशन में, वो हम समझते हैं यहाँ पे। तो भैया क्या हो गया, हमने सांस जो लिया वो एयर एल्वियोलाई तक पहुंची हमारे लंग्स में, और वहां से हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को कैरी करके कहां पहुंचा दिया, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। अब थोड़ा अपने दिमाग पे जोर डालिए, और जब मैंने डाइजेशन पढ़ाया था तो क्या बताया था, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, विलीज, है ना। उनका काम क्या है ना, वो क्या करते हैं, हमारे इंटेस्टाइन से फूड को अब्सॉर्ब करके कहां तक पहुंचाते हैं, बॉडी के अलग अलग सेल्स तक। बताया था ना मैंने डाइजेशन में, है ना। तो उसको थोड़ा रिमाइंड करिए और ये कंसीडर करिए कि इंटेस्टाइन से हमारा फूड जो है वो विलीज के थ्रू अब्सॉर्ब होके हमारे ब्लड वेसल से कहां पहुंच गया, इस सेल में, है ना, सेल में पहुंच गया। बात समझ में आ रही है, मतलब एक सेल को मैंने कंसीडर किया है, आपको ये रेस्पिरेशन अच्छे से समझा सकूं उस वजह से, है ना, कि सेल्यूलर लेवल पे रेस्पिरेशन कैसे होता है। सबसे पहले तो हमने देख लिया भैया रेस्पिरेशन का पहला पार्ट जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है वो क्या है, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में हमने सांस लिया और वो अपने
पाथ को फॉलो करते हुए एल्विलाई तक पहुंची। एल्विलाई से ब्लड वेसल्स में मिक्स होके हेमोग्लोबिन के हेल्प से वो कहां पहुंच गई, सेल में। और सेल में क्या पहुंचा है, और सेल में पहुंचा है हमारे इंटेस्टाइन से, जो हमने फूड डाइजेस्ट करा है उसको ऑब्जॉर्व करके ब्लड ने कहां पे ले आया उसे, सेल में। और ये जो दोनों ग्लूकोज हमारा आया, जो हमारा फूड आया ना C6H12O6, ठीक है, ये इधर से आ गया है ना। कार्बोहाइड्रेट टूटा था किसमें, ग्लूकोज में, तो सेल में क्या पहुंच गया, ग्लूकोज। साथ ही अभी रेस्पिरेशन जब हमने किया तो क्या पहुंचा सेल में, O2 पहुंचा ना, हीमोग्लोबिन ने लाया ना एल्विलाई से O2 को पकड़ के। अब जब सेल में है ना माइटोकॉन्ड्रिया में ये C6H12O6 और ऑक्सीजन पहुंचता है ना, तो क्या होता है, जैसे ये यहाँ पे पहुंचता है ना, तो ये क्या करता है, ये रिएक्शन होता है यहाँ पे एक, और ये कार्बन डाइऑक्साइड और H2O के साथ क्या रिलीज करती है, एनर्जी, है ना, एनर्जी रिलीज करती है। तो क्या हो गया भैया, हमारे फूड से ग्लूकोज या फिर जो फूड है वो कहां पहुंचा, सेल में। हमारे लंग्स के एल्विलाई से ऑक्सीजन कहां पे पहुंचा, सेल में। अब उस सेल में दोनों मिलकर एक रिएक्शन करते हैं जिसमें क्या रिलीज करते हैं, एनर्जी। तो ये जो एनर्जी यहां पे रिलीज हुआ ना, ये ही एक्चुअल फंक्शन है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का, है ना, कि हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना। ठीक है, तो मैंने शुरू में क्या लिखवाया था डेफिनेशन रेस्पिरेशन का, इट इज द प्रोसेस बाय विच आवर बॉडी ऑब्टेन्स एनर्जी। तो देखो भैया हो गया ना यहाँ पे एनर्जी रिलीज। तो फाइनली क्या हुआ, रेस्पिरेशन के कारण क्या रिलीज हो गया, एनर्जी। ठीक है, तो डेफिनेशन सेटिस्फाई हो गया यहाँ पे। सो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच आवर बॉडी ऑब्टेन्स एनर्जी। अब थोड़ी सी बात यहाँ पे और समझने की है, ये जो एनर्जी यहाँ पे रिलीज हुआ ना, इसको हमारा बॉडी ऐसे ही नहीं यूज कर पाता है ना। हमारे सेल में बहुत सारे एडीपीज रहते हैं, ठीक है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और बहुत सारे फ्री फॉस्फेट भी रहते हैं। ठीक है, क्या रहते हैं, बहुत सारे फ्री फॉस्फेट भी रहते हैं। ठीक, तो जब ये एनर्जी बनती है ना, जब ये एनर्जी रिलीज होती है ना हमारे सेल में, तो ये एनर्जी क्या करता है ना, ये एनर्जी हमारे एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को एक और एक्स्ट्रा फॉस्फेट के साथ बाइंड कर देता है। ठीक है, तो मतलब कहने का, इसे फिर से समझो, यहां पे रिएक्शन हुआ और एनर्जी रिलीज हुई। ठीक है, हमारे सेल में एडीपी और फ्री फॉस्फेरस पहले से प्रेजेंट है। तो भैया ये जो एनर्जी रिलीज हुई ना, उसे स्टोर करना पड़ता है। ऐसा तो नहीं है कि जब एनर्जी रिलीज हुई तभी उसे यूज कर लेना है ना, हमें एनर्जी की जरूरत कभी भी पड़ सकती है। इसलिए इस एनर्जी को ना एटीपी के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। किसके फॉर्म में स्टोर किया जाता है, एटीपी के फॉर्म में। अब वो एटीपी कैसे बनता है वो देखो, यहाँ पे मैंने बताया अभी तुरंत, ज्यों ही ये एनर्जी यहाँ पे रिलीज हुई इस रिएक्शन से, तो हमारे सेल में जो एडीपी है ना और बहुत सारे फ्री फॉस्फेट, तो ये एडीपी में एक और फॉस्फेट को ऐड कर देता है और उससे क्या बन जाता है, एटीपी बन जाता है। और ये क्या हो गया, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, अब बोलोगे भैया ये एनर्जी तो स्टोर हो गई है ना, जब हमारे शरीर को जरूरत पड़ेगी तो उसे यूज कैसे करेंगे। सिंपल है, जब हमारे शरीर को एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। क्या हो जाएगा, ये एटीपी का जो तीसरा फॉस्फेट ग्रुप जुटा था ना, जिस बॉन्ड से, वो बॉन्ड टूट जाएगा। और वो बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। तो फिर उस एनर्जी को हमारा बॉडी क्या करेगा, इजिली यूज कर लेगा। दिस इज व्हाट रेस्पिरेशन इज ऑल अबाउट। एक फटाफट रिकैप देख लेते हैं हम लोग, है ना, कि क्या पढ़ा अभी तक हम लोगों ने रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा कि इट इज अ प्रोसेस बाय विच आवर बॉडी ऑब्टेन्स एनर्जी। ठीक है, हमारा शरीर जिस प्रोसेस से एनर्जी को ऑब्टेन करता है
वो रेस्पिरेशन है। कैसे होता है, कौन कौन से स्टेप्स हैं, कौन कौन से ऑर्गन से, देखते हैं। डायफ्राम हमारा पुश करता है लंग्स को ऊपर, हम एयर इनहेल करते हैं, जो वाया नॉस्ट्रिल्स, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्विलाई के थ्रू एल्विलाई तक पहुंचता है, जहां पर ब्लड में, आरबीसीज में हीमोग्लोबिन होता है। वो एल्विलाई से ऑक्सीजन को बाइंड कर लेता है अपने साथ और कहां पहुंचाता है, सेल में पहुंचाता है। और सेल में क्या आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के से ब्लड रिलीज से अब्सॉर्ब करके ब्लड क्या लेके आता है, फूड को लेकर आता है। ठीक है, अब ये दोनों माइटोकॉन्ड्रिया में मिलके एक रिएक्शन करते हैं। उस रिएक्शन में क्या रिलीज होता है, एनर्जी, है ना। उस एनर्जी को किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है, एटीपी के फॉर्म में। एटीपी कैसे बनता है, एडीपी और फोस्फेट ग्रुप में जब एनर्जी रिलीज होती है तो दोनों को बाइंड कर देती है एक बॉन्ड से, और वही बॉन्ड जो है उस एनर्जी को यूज करती है। ठीक है, और जब हमें इस एनर्जी को दोबारा यूज करना होता है तो ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाता है, एनर्जी रिलीज होती है और हमारा बॉडी उस एनर्जी को यूज कर पाता है। तो हमने देख लिया कि एनर्जी कैसे हमारा बॉडी ऑब्टेन करता है ऑक्सीजन और फूड से। ठीक है, फटाफट बिना टाइम लैप्स किए हम समझेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के टाइप्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देखते हैं रेस्पिरेशन कौन कौन से टाइप का होता है, क्या क्या प्रकार होते हैं उसके। ठीक है, बहुत ही आसान और सिंपल तरीके में समझाऊंगा, है ना। डेफिनेशंस नहीं लिखूंगा, इस तरह से बताऊंगा कि आपके दिमाग में बैठ जाए चीजें और आपको याद हो जाए, है ना। रेस्पिरेशन, अभी जो हमने रेस्पिरेशन पढ़ा पूरा उतना सारा प्रोसेस, उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या था, ऑक्सीजन। वो रेस्पिरेशन क्या हुआ, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हुआ। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा रेस्पिरेशन है जिसमें ऑक्सीजन का प्रेजेंस है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर कोई हो रेस्पिरेशन, ठीक है, तो उस रेस्पिरेशन को हम कहेंगे क्या, एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या कहेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, इसका एग्जांपल हम ह्यूमन बींग्स, अभी हमने देखा ना, हमने जो रेस्पिरेशन को समझा, जिसे पढ़ा, उसमें ऑक्सीजन सबसे क्रूशियल रोल प्ले कर रहा था। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं हम, एरोबिक रेस्पिरेशन। इसके एग्जांपल्स ह्यूमन बींग्स। ठीक है, अब बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो बिना ऑक्सीजन के रेस्पायर कर जाते हैं, जो बहुत सारे टाइनी ऑर्गेनिजम्स है ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टाइप, जिन्हें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, वो बिना ऑक्सीजन के रेस्पायर कर जाते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनका रेस्पिरेशन होता है किस तरह का, एनॉर्बिक। ठीक है, मतलब ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन एब्सेंट हो, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऐसे रेस्पिरेशन को क्या बोलेंगे हम, एनॉर्बिक। ठीक है, एनॉर्बिक रेस्पिरेशन। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या होता है सर, अब एग्जांपल बता दो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बिना ऑक्सीजन के रेस्पायर कर ले। तो इसका एग्जांपल है ईस्ट, है ना। ईस्ट जो है ना वो बिना ऑक्सीजन के रेस्पायर कर जाता है, क्योंकि इसका एनर्जी रिक्वायरमेंट उतना ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि ये नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक है, तो एक बात और यहाँ पे याद रखना, जो एनॉर्बिक रेस्पिरेशन होता है ना, उसमें इथेनॉल, है ना, प्लस लेस एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, लेस एनर्जी, एनर्जी उसमें भी रिलीज होगी, उस रेस्पिरेशन है तो एनर्जी तो रिलीज होगी, लेकिन उसके साथ बाय प्रोडक्ट एक इथेनॉल रहेगा और वो क्या करेगा, लेस एनर्जी रिलीज करेगा। वहीं अगर कोई ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रेस्पिरेशन, तो क्या रिलीज करेगा, वो ज्यादा मात्रा में मोर एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, एग्जांपल जिसका है ह्यूमंस। अब कोई ऐसा केस है क्या जहां पे ऑक्सीजन मॉडरेट लेवल पे हो, ये तो हो गई भैया कि हाँ इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंस है, इसमें ऑक्सीजन एकदम नहीं है। ठीक है, ये दो केस हो गए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे सेल्स में सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, जितना रिक्वायर्ड होता है उस सेल को ऑक्सीजन का,
उतना नहीं पहुंच पाता है ऑक्सीजन वहां पे फॉर सर्टेन रीजंस। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब हम एक्सेस फिजिकल वर्क करते हैं, लाइक बहुत ज्यादा साइकिलिंग कर दिया हमने, बहुत ज्यादा रनिंग कर दिया हमने, या फिर एथलीट्स बहुत ज्यादा जब दौड़ते हैं तो उन केसेस में, है ना, हमारे मसल सेल्स जो होते हैं उन मसल सेल्स में सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है और जिसके कारण हमें क्रैम्प्स हो जाते हैं। क्रैम्प्स आपने सुन रखा होगा पहले से, जब हमारे मसल सेल्स में ना सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है और वो जो सेल्यूलर लेवल पे रेस्पिरेशन होता है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है, तो वहां पे लैक्टिक एसिड रिलीज हो जाता है ना, और उस लैक्टिक एसिड की वजह से हमें क्रैम्प्स हो जाते हैं। ठीक है, तो तीसरा जो टाइप ऑफ रेस्पिरेशन नहीं है, ये टाइप ऑफ रेस्पिरेशन बस दो ही है, एरोबिक एंड एनारोबिक। ठीक है, पर एक कंडीशन है ये जो मसल सेल्स में होता है हमारे, है ना, इन द मसल सेल्स। ठीक है, जब मॉडरेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होता है, सफिशिएंट नहीं होता है ना, मॉडरेट अमाउंट ऑफ O2। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाता है, हमें क्रैम्प्स होता है ना, और इसके बाय प्रोडक्ट में क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। ठीक है, और ये लैक्टिक एसिड ही रिस्पॉन्सिबल है क्रैम्प्स के लिए। ठीक है, ये सारी बातें समझ में आ गई। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन क्या क्या है भैया, अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन हो तो क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन। एग्जांपल क्या है, ह्यूमन। एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होती है। दूसरा टाइप क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन के बिना रेस्पायर करता है कोई भी ऑर्गेनिज्म तो उसे कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, उसमें लेस एनर्जी रिलीज होती है, उसका एग्जांपल है ईस्ट। और लेस एनर्जी के साथ उसका बाय प्रोडक्ट क्या होता है, इथेनॉल। एक ऐसा कंडीशन है जब हमारे मसल सेल्स में सफिशिएंट अमाउंट में नहीं पहुंच पाता है ऑक्सीजन तो हमें क्रैम्प्स होता है, जिसमें लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, और यही लैक्टिक एसिड रिस्पॉन्सिबल है हमें क्रैम्प्स होने के लिए। अब बात करेंगे हम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, है ना। क्लास 10th के स्टैंडर्ड से रेस्पिरेशन इन प्लांट्स को बहुत ज्यादा डिटेल में डील नहीं करेंगे, बस एक छोटे से एस्पेक्ट को समझेंगे, है ना, कि प्लांट्स के रेस्पिरेशन का क्या इम्पैक्ट है ना। हमने ये अक्सर सुना होगा, आप सबने सुना होगा कि रात में पेड़ के आसपास नहीं रहना चाहिए। क्यों नहीं रहना चाहिए? इसका जवाब है रेस्पिरेशन। प्लांट्स का जो रेस्पिरेशन होता है ना, बस उसी के वजह से रात को अगर हम पेड़ के आसपास रहें तो हमें नुकसान है। कैसे, आइए समझते हैं। कंसिडर करते हैं, है ना, ये प्लांट्स रेस्पिरेशन। कंसिडर करते हैं एक कोई सा भी पेड़, है ना, कोई ट्री है ना, ठीक। ये डे केस है दिन में और ये नाइट केस। ओके, तो होता क्या है, क्यों नहीं हमें रात में पेड़ के आसपास रहना चाहिए? दिन में देखो भैया सनलाइट है ना, तो सनलाइट में क्या करेगा प्लांट, बहुत ज्यादा मात्रा में फोटोसिंथेसिस करेगा, है ना। फोटोसिंथेसिस में क्या करेगा, ये बहुत सारा ऑक्सीजन रिलीज करेगा और बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या करेगा, यूज करेगा, है ना। तो इस वजह से चूंकि फोटोसिंथेसिस का रेट बहुत ज्यादा होता है दिन में, उस वजह से जब हमारा प्लांट दिन में रिस्पायर कर रहा होता है ना, तो रेस्पिरेशन उतना ज्यादा नहीं हो पाता है या फिर कंप्लीट नहीं हो पाता है। क्यों नहीं कंप्लीट हो पाता है भैया? रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं, O2 को लेते हैं, है ना, ऑक्सीजन को, और रिलीज क्या करते हैं, CO2 को, है ना। तो ये CO2 जो है ना, ये रिलीज नहीं हो पाता है अच्छे तरीके से। CO2 जितना रेस्पिरेशन में बनता है ना, उसे प्लांट खुद ही यूज कर लेता है। किसमें यूज कर लेता है, फोटोसिंथेसिस में। तो भैया दिन में फोटोसिंथेसिस बहुत ज्यादा मात्रा में होता है और रेस्पिरेशन जो है थोड़ा कम होता है, ठीक है, या कह लो पूरी तरह से अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है। अब आ जाते हैं रात वाले केस में, है ना। तो रात वाले केस में जो रेस्पिरेशन है हमारा, वो तो वैसा ही चलता रहेगा। ये यहाँ पे ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, रिलीज करेगा,
ठीक है, ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, ठीक है। बट रात में क्या हो जाता है, फोटोसिंथेसिस होगा क्या, नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि सनलाइट रात को नहीं रहता है, ठीक है। तो रात को फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, रात को सिर्फ क्या करेगा, रेस्पिरेशन करेगा। अब रात को पेड़ के पास क्यों नहीं रहना चाहिए, देखो भैया, दिन में जब ये फोटोसिंथेसिस ज्यादा मात्रा में कर रहा होता है ना और रेस्पिरेशन कम, तो पेड़ जो है वो क्या रिलीज करता है ज्यादा मात्रा में, ऑक्सीजन रिलीज करता है, ठीक है, और अब्सॉर्ब क्या कर लेता है, CO2। तो भैया पेड़ के आसपास अगर दिन में रहोगे तो ऑक्सीजन रिच एयर मिलेगा हमें, ठीक है। वही केस अगर रात को हम चले जाए किसी पेड़ के पास, तो वो क्या कर रहा होता है, जीरो फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस वहां पे नहीं हो रहा होता है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या होता है, वहां पे CO2 सिर्फ रिलीज होता है। तो उस पेड़ के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर होगा, जिसे हम अगर इनहेल करें तो वो हमारे लिए क्या हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है, ठीक है। ओके, तो ये था थोड़ा सा चीज जो हमें जानना था प्लांट रेस्पिरेशन के बारे में, है ना। और एक फटाफट रिकैप देख लेते हैं हमने इस वीडियो लेक्चर में क्या क्या सीखा, क्या क्या पढ़ा। तो भैया सबसे पहले हमने पढ़ा रेस्पिरेशन होता क्या है, रेस्पिरेशन होता कैसे है। रेस्पिरेशन कैसे होता है, हमारा डायफ्राम हमारे लंग्स को ऊपर पुश करता है जिससे उसमें वॉल्यूम बढ़ता है, हम एयर इनहेल करते हैं, वो एयर हमारा नॉस्ट्रिल्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स से और एल्विलाई तक पहुंचता है, और एल्विलाई से हमारा ब्लड जिसमें हीमोग्लोबिन होता है वो उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके अपने साथ बाइंड करके कहां ले जाता है, सेल में ले जाता है, और फिर सेल में क्या पहुंचता है, हमारा डाइजेस्टेड फूड, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन से। अब उस सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में हमारा ये फूड और हमारा ऑक्सीजन मिलके एक रिएक्शन करता है जिसमें क्या रिलीज होती है, एनर्जी। उस एनर्जी को किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है, एटीपी के फॉर्म में। एटीपी का फॉर्मेशन कैसे होता है, एडीपी और बहुत सारे फ्री फॉस्फेट जो प्रेजेंट होते हैं सेल में पहले से, उनको हमारा जो एनर्जी रिलीज हुआ उस रिएक्शन में उन दोनों को बाइंड कर देता है और एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में एक और फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर देता है जिससे बन जाता है हमारा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और यही एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड होता है। जब एनर्जी की जरूरत होती है तो वो बॉन्ड जो बना होता है हमारा तीसरा, वो टूट जाता है, एनर्जी रिलीज होती है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, इसके बाद हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन कौन कौन से है भैया, एरोबिक है जिसमें ऑक्सीजन का प्रेजेंस जरूरी है, दूसरा एनोरोबिक है जिसमें ऑक्सीजन का एब्सेंस होता है, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी ज्यादा अमाउंट में रिलीज होती है, एग्जांपल्स ह्यूमन। एनोरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी लेस अमाउंट में रिलीज होती है, एग्जांपल ईस्ट, और इसका एक बाय प्रोडक्ट है इथेनॉल। एक ऐसा सिचुएशन हमने पढ़ा जहां पे हमारे सेल्स को सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिलता है, वो होता है क्रैम्प्स। और क्रैम्प्स क्यों होता है, क्योंकि हमारे मसल सेल्स में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है। फिर उसके बाद हमने जाना थोड़ा सा प्लांट्स के बारे में कि क्यों हमें रात को पेड़ के आसपास नहीं रहना चाहिए। क्यों नहीं रहना चाहिए भैया, क्योंकि रात में रेस्पिरेशन ज्यादा होता है, ज्यादा नहीं सिर्फ रेस्पिरेशन ही होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। इस वजह से उस ट्री के चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर होती है, इस वजह से हमें रात को पेड़ के पास नहीं रहना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट रेस्पिरेशन दैट वी हैव टू स्टडी इन क्लास 10, and in the next section, next class, we'll be dealing about the transportation in plants and humans. Okay, so stay tuned and please like and subscribe to our channel.